साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। गुजरात के सूरत में रविवार को आयोजित होने वाली प्राकृतिक खेती सम्मेलन को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। सूरत में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों सहित हजारों किसान लेंगे भाग। पीएम मोदी ने मार्च में गुजरात पंचायत महासम्मेलन के दौरान प्रत्येक गांव के कम से कम 75 किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने का किया था आग्रह। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला गरीब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने में हुई प्रगति की समीक्षा बैठक में हुए शामिल। बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई संपन्न। रुपाला ने किसान क्रेडिट कार्ड मालधारी धुमंतु समुदाय के लोगों को भी देने का दिया सुझाव। किसानों की सुविधा के लिए डाकघरों में भी होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पंजीकरण। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के 1699 डाकघरों में चलाया जाएगा विशेष अभियान। 31 जुलाई तक होगा खरीफ फसलों का बीमा। असम बाढ़ में धीरे धीरे हो रहा है सुधार। बाढ़ प्रभावित गांवों की संख्या घटकर हुई 620। 14,402 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी पानी में डूबी। और अब नजर डालते हैं समाचारों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री ने मार्च 2022 को गुजरात पंचायत महासम्मेलन में अपने संबोधन में प्रत्येक गांव के कम से कम 75 किसानों को खेती के प्राकृतिक तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। प्रधानमंत्री की इस परिकल्पना से प्रेरित सूरत जिले ने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने में मदद करने के उद्देश्य से विभिन्न हितधारकों और संस्थाओं जैसे कि किसान समूहों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, तलाथियों, कृषि उत्पाद विपणन समितियों, सहकारी समितियों, बैंकों आदि को संवेदनशील बनाने और प्रेरित करने के लिए ठोस पहल और समन्वित प्रयास किए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 75 किसानों की पहचान की गई और उन्हें प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित किया गया। किसानों को 90 विभिन्न समूहों में प्रशिक्षित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जिले में 41,000 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। सम्मेलन का आयोजन गुजरात के सूरत जिले में किया जा रहा है और इसमें हजारों ऐसे किसान और हितधारक शामिल होंगे जिन्होंने सूरत में प्राकृतिक खेती को अपनाया और सफलता हासिल की। सम्मेलन में गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन क्षेत्र के गरीब किसानों को जारी किए जाने वाले किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति की समीक्षा के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल हुए। बैठक में रुपाला ने उपाय सुझाए और कहा कि सभी बैंकों द्वारा केसीसी दिशा निर्देशों का अवश्य रूप से पालन करना, आवेदकों को केसीसी आवेदन के लिए उचित प्राप्ति सूचना देना और आवेदन पर निर्णय की समय सीमा तय करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आवेदन की नामंजूरी का स्पष्ट कारण दिया जाना चाहिए ताकि फील्ड अधिकारी इसे संशोधित कर सकें और फॉर्म को फिर से प्रस्तुत कर सकें। रुपाला ने सुझाव दिया कि किसान क्रेडिट कार्ड मालधारी घुमंतु समुदाय के लोगों को दिया जाना चाहिए क्योंकि वह एक जगह नहीं रहते और उनके पास प्रमाण देने के लिए कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का उद्देश्य देश में किसान क्रेडिट कार्ड की परिपूर्णता में मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय के प्रयासों में तेजी लाना होना चाहिए।
भारत सरकार ने 2018-19 के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी सुविधा का विस्तार मत्स्य पालन तथा पशुपालन किसानों के लिए किया था, ताकि कार्य पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में उनकी मदद की जा सके। केसीसी सुविधा से मत्स्य पालन तथा पशुपालन किसानों को पशुपालन, पोल्ट्री, पक्षियों, मछली, झींगा, जल जंतुओं तथा मछली पालन में उनकी अल्पकालिक ऋण सुविधाओं में मदद मिल सके। मत्स्य पालन विभाग किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा का विस्तार कर इसे मछुआरों को देने की संभावनाओं का पता लगाने का प्रयास कर रहा है। अभी तक इस सुविधा के अंतर्गत मछुआरों को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उनके पास नौका या अन्य परिसंपत्तियों का स्वामित्व या पट्टा नहीं होता। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को मत्स्य पालन विभाग द्वारा सलाह दी गई है कि वह केसीसी के अंतर्गत पात्र मछुआरों तथा मछली पालकों की पूर्णता की नियमित निगरानी करें और कमियों को दूर करने के लिए संबंधित बैंकों के साथ आगे की कार्रवाई करें तथा केसीसी की शीघ्र मंजूरी सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पंजीकरण अब डाकघरों में भी होगा। डाक विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए नई सेवाओं का विस्तार किया है। डाकघरों में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी उठाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग की पहुंच को देखते हुए इससे किसानों को काफी सहूलत होगी। शुक्रवार को ये जानकारी वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल कृषि कृष्ण कुमार यादव ने दी। उन्होंने बताया कि डाकघरों के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऑनलाइन आवेदन के लिए किसानों को खतौनी, आईडी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व बैंक पासबुक साथ लाना होगा। खरीफ व रबी फसलों के लिए क्रमशः 2% व 1.5% का प्रीमियम अदा करना होगा। खरीफ फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर करने के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 नियत है। यह योजना किसानों के परिवारों और उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भी मददगार होगी। इसे ध्यान में रखते हुए वाराणसी परिक्षेत्र के अंतर्गत वाराणसी, चंदौली, भदोई, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जनपद के अधीन 1699 डाकघरों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 0.2 के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश गन्ना मूल्य भुगतान और चीनी उत्पादन में देश का नंबर 1 राज्य है। किसानों को सर्वाधिक 350 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य योगी सरकार दे रही है। लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि गन्ना मूल्य भुगतान में हमारी सरकार ने 2002 से 2017 के बीच हुए भुगतान से अधिक का भुगतान पिछले 5 साल में किया है। पिछले सत्र में किसानों से 35,000 करोड़ रुपए मूल्य का गन्ना खरीदा गया, जिसमें से 28,700 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। शेष 6,400 करोड़ का भुगतान आगामी सत्र से पहले कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार अब तक 1,76,590 करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान कर चुकी है। गन्ना विकास मंत्री चौधरी ने बताया है कि योगी सरकार पहली बार गन्ना किसानों को सहकारी गन्ना समितियों का अंशधारक प्रमाण पत्र देने जा रही है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री के हाथों इसका वितरण किया जाएगा। चौधरी ने बताया कि गन्ना किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार आधार कार्ड की तर्ज पर 14 अंकों का यूनिक कोड तैयार कर रही है। इस ऑनलाइन कोड के जरिए किसान एक क्लिक पर प्रत्येक विपणन, अपनी पर्ची, तिथि, गन्ने का रकबा, गांव और भुगतान की जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होगी। और हरियाणा में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार द्वारा ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान योजना लागू की गई है। ड्रैगन फ्रूट की बाजार में काफी मांग है। इससे किसान इस फसल की खेती करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट के बाग के लिए 1,20,000 रुपए प्रति एकड़ के अनुदान का प्रावधान है, जिसमें पौधारोपण के लिए 50,000 रुपए एवं ट्रेलिसिंग सिस्टम जाल प्रणाली के लिए
70,000 रुपए प्रति एकड़ है। पौधारोपण के लिए 50,000 रुपए का अनुदान 3 किस्तों में दिया जाता है। प्रथम वर्ष 30,000 रुपए, दूसरे वर्ष 10,000 रुपए और तीसरे वर्ष 10,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि किसान अधिक से अधिक विभिन्न फसलों के बाग लगाकर अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। बागों की स्थापना से जहां पानी की बचत है, वहीं फलों के बाग किसानों की आय में इजाफा करने में सहायक हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत एक किसान अधिकतम 10 एकड़ तक अनुदान की सुविधा का लाभ ले सकता है। अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान का मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अनुदान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। और देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के उद्देश्य से डेयरी विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत डेयरी की स्थापना के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए डेयरी उद्यमिता विकास योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत सरकार द्वारा लाभार्थी व्यक्तियों को डेयरी स्थापना के लिए अनुदान दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने वर्चुअल कार्यक्रम में इस योजना के तहत गौठानों में डेयरी स्थापित करने वाले 25 हितग्राहियों को 13,63,500 रुपए की अनुदान सहायता राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को इकाई लागत का 50% और अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को 2/3 अनुदान दिया जा रहा है। असम में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ब्रह्मपुत्र और बराक सहित कई नदियों का जलस्तर या तो घट रहा है या स्थिर बना हुआ है। सिर्फ कुशियारा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि राज्य के पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर कल मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ प्रभावित गांवों की संख्या घटकर 620 हो गई है। वर्तमान में राज्य के 14 जिलों में 8,88,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 14,402 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी पानी में डूबी हुई है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण कल 3 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 190 हो गई है। बारपेटा, विश्वनाथ, बोंगई गांव, ढुबरी, तामुलपुर, उदलगुड़ी आदि में कटाव के कारण नुकसान की सूचना मिली है। प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य जारी है। लोगों को राहत सामग्री और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। साथ ही बुनियादी ढांचे के नुकसान की मरम्मत के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन मुआवजे और पुनर्वास उद्देश्यों के लिए नुकसान का आकलन भी कर रही है। वर्तमान में 75,000 से अधिक लोग 173 राहत शिविरों केंद्र में शरण ले रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र गुवाहाटी ने राज्य में अगले कुछ दिनों में गरज के साथ बिजली गिरने और भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को धान के सौदे सीमित दायरे में रहे। कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। बात इसकी आवक की करें तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में धान की आवक सामान्य है। एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 7 जुलाई को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 1,800 रुपए। 8 जुलाई को इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 1,790 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही बस्ती मंडी में इस दौरान सामान्य क्वालिटी की धान के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 7 जुलाई को धान का भाव था 1,540 रुपए। 8 जुलाई को इसके सौदों में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,515 रुपए पर आ गया। केरल की पुलपल्ली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 7 और 8 जुलाई को धान 1,950 रुपए पर बिकी। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चंपा मंडी में 7 जुलाई को धान का भाव रहा 1,350 रुपए। 8 जुलाई को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,350 रुपए पर बना रहा। पश्चिम बंगाल की इंडस मंडी में गुरुवार को सामान्य धान का भाव था 1,940 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में फेरबदल नहीं आया और भाव 1,940 रुपए पर बरकरार रहा। घरेलू स्तर पर इस साल कुल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है।
बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान धान की उपज में 52 लाख टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान धान की कुल उपज 12,96,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की पैदावार 12,43,70,000 टन रही थी। वही बात चावल के निर्यात की करें तो एपीडा के मुताबिक भारत ने साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान करीब 16,72,776 टन कुल चावल का निर्यात किया है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान बासमती चावल के निर्यात में कमी देखने को मिली है। अप्रैल में बासमती चावल का निर्यात 3,18,503 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 3,58,285 टन रहा था। वही बात गैर बासमती चावल के निर्यात की करें तो साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान देश से होने वाला गैर बासमती चावल का निर्यात घटा है। इपीडा के मुताबिक गैर बासमती चावल के निर्यात में 3,32,226 टन की कमी देखने को मिली है। साल 2022 में देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 13,54,273 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 16,86,499 टन का हुआ था। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की अधिकांश मंडियों में सरसों की आवक अधिक रही। 8 जुलाई को कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे उठापटक के साथ हुए। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की लालसोट मंडी में 7 जुलाई को सरसों का भाव रहा 6,423 रुपए। 8 जुलाई को इसके भाव में 384 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,039 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य की ही जयपुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 जुलाई को सरसों का भाव था 5,950 रुपए। 8 जुलाई को इसके सौदे 168 रुपए उछलकर 6,118 रुपए पर हुए। इसी तरह मालपुरा मंडी में सरसों के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 7 जुलाई को सरसों का भाव रहा 6,300 रुपए। 8 जुलाई को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 6,325 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में 7 जुलाई को सरसों का भाव था 6,260 रुपए। 8 जुलाई को इसके सौदों में 10 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 6,250 रुपए। वहीं राज्य की ही लखीमपुर मंडी में गुरुवार को सरसों का भाव रहा 6,550 रुपए। शुक्रवार को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 6,560 रुपए पर हुए। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में 15,44,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,17,54,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन ही रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,84,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3,59,46,000 टन रही थी। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे करें खेती और अपनी फसलों का रखरखाव। उत्तराखंड में धान की रोपाई कर लें। धान के खेत में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। किसान सेब के बागों की देखभाल करते रहें। सेब की तुड़ाई कर लें। यही मक्के की बुआई कर सकते हैं। मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। उत्तराखंड में फूल गोभी की बुआई करते रहें। किसान उड़द की बुआई करें, वहीं पत्ता गोभी बोएं। इसके अलावा ब्रोकली की बुआई करने का सही समय है। यहाँ बीन की बुआई करते रहें। उत्तराखंड में सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं। किसान मूंग की बुआई करें। इसके साथ ही कद्दू की बुआई कर लें। वहाँ ज्वार के खेत में सिंचाई करते रहें। अभी गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। पंजाब में धान की रोपाई कर लें।
यहाँ कपास के खेत में सिंचाई करें। कपास के खेत से घास फूस निकालें। साथ ही मक्के की कटाई कर सकते हैं। किसान अमरूद के बागों में सिंचाई करते रहें। अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। अमरूद के बागों से खरपतवार निकालें। पंजाब में बैंगन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन की रोपाई कर लें। वहीं गन्ने के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। इसके अलावा अरहर की बुआई के लिए समय उचित है। किसान मूंगफली की बुआई करते रहें। पंजाब में भिंडी की तोड़ाई कर लें। इसके साथ ही टमाटर की तोड़ाई भी करें। इसी तरह लाल मिर्च की तोड़ाई कर सकते हैं। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर, यानी कि खास खबरों पर। पवित्र श्री अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। 48 लोग घायल हैं, जबकि करीब 40 लोग अब भी लापता हैं। सेना, BSF, NDRF व SDRF समेत आपदा प्रबंधन से जुड़ी कई टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं। भारतीय सेना की 6 टीमें बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में माई होम इंडिया संस्था द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में शामिल हुए। माई होम इंडिया संस्था उत्तर पूर्व के लोगों की बेहतरी के लिए लंबे समय से कार्यरत है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने युवाओं को संबोधित भी किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि युवा किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य दोनों हैं। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के अनुमान के अनुसार भारत 2030 तक दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर होगा। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान से पहले यूपी में समाजवादी पार्टी का कुनबा एक बार फिर टूटने की कगार पर पहुंच गया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव शुक्रवार को राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की डिनर पार्टी में शामिल हुए। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बैठक में न बुलाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव में राजनीतिक परिपक्वता की कमी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में उस समय एक हादसा हो गया कि जब वहां कुछ लोग शादी समारोह में हिस्सा लेने आए थे और सड़क किनारे बैठे थे, तभी एक पिकअप ट्रक आया और इनको रोंदता हुआ एक पेड़ से जा टकराया। मौके पर 5 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे में घायलों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है।
देश भर में पिछले 24 घंटों में 18,840 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 16,104 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.51% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 4.09% दर्ज किया गया। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 198.65 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 12,26,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। तो किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।